Hello officers, welcome to the ISPCS Thinkers Prepare, Achieve and Serve the Nation। जैसा कि हम 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार स्पेसिफिक कर रहे थे, बिहार स्पेशल कर रहे थे, तो हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। लास्ट लेक्चर में वी हैव गॉन थ्रू द जीआई टाइप्स ऑफ बिहार के जीआई टैक्स प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितनी फूड है और कितने फूड से रिलेटेड आर्किटेक्चर्स या कुछ भी ऐसे चीज़ें हैं जो बिहार में इन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, तो उसको हमने होलिस्टिकली कवर कर लिया था। और हम अब बेसिक्स एकदम बिहार स्पेशल्स के एकदम बेसिक्स के लास्ट टॉपिक लास्ट लेक्चर पे हैं। उसके बाद हम बिहार ज्योग्राफी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो द लास्ट थिंग दैट वी आर लेफ्ट बिहाइंड इज डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। तो इस लेक्चर्स में हम हर डिस्ट्रिक्ट्स के स्पेसिफिकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके स्पेशलिटी को मतलब चेक ऑन करेंगे और हम देखेंगे। तो इससे ये होगा कि इससे भी इस पर्टिकुलर सेक्शन से हर साल 2 to 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। और हम होलिस्टिकली हर डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे डिवीजन वाइज। मैंने इससे पहले आपको हर 9 डिविजन्स कितने हैं और हर डिविजन्स में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में नेमोनिक्स के थ्रू याद करवाया था। तो आज भी हम हर डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को डिवीजन वाइज देखेंगे और उसी डिविजन्स को मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाऊंगा। तो इससे हम दोनों चीज़ कवर कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, देखिए पहला ही पोर्शन 64th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। द 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, मतलब बिहार में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, कितने प्रमंडल हैं, तो 9 हैं। और उस टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 38 डिस्ट्रिक्ट है। 38 डिस्ट्रिक्ट आपको पता है कौन बना हुआ है रिसेंटली, अरवल जहानाबाद से अलग होकर के। तो यही पूछा जा चुका है कि कितने डिविजन्स हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 66th बीपीएससी में। तो ये तो आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमने अभी तक डिविजन्स देखा था और उस डिविजन्स में कितने डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो हमने देखा था। तो उसके लिए हमने एक चीज़ याद किया था कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स 3 डिविजन्स में थे। तो उसके लिए हमने एक नोमनिक बनाया था पीटीएम, जिसे पी से पटना था और टी से तिरहुत था और एम से मुंगेर था। तो इन तीनों में 6 डिस्ट्रिक्ट्स ईच थे, 6 डिस्ट्रिक्ट्स ईच पाए जाते थे। तो ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पाए जाने वाले डिविजन्स थे। अब इसमें हम 2 चीज़ें देखेंगे जो अभी तक क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है। दैट डजंट मीन कि क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब एरिया वाइज कौन सा सबसे बड़ा है डिवीजन, तो तिरहुत बड़ा है, पटना बड़ा है, मगध बड़ा है। इसका भी एक हम नेमोनिक्स याद रखते सकते हैं, टीपीएम तिरहुत, टी से तिरहुत, पी से पटना। बस यहाँ एम में मुंगेर नहीं होगा, मगध होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है टीपीएम। और पॉपुलेशन वाइज याद करने के लिए टीपीडी वही तिरहुत, पटना, दरभंगा, ठीक है। ये पॉपुलेशन वाइज हो गया और ये एरिया वाइज, ये पॉपुलेशन एरिया वाइज और ये पॉपुलेशन वाइज। तिरहुत टीपीएम टीपीडी 3 याद रखना है। पीटीएम हो जाएगा 6 डिस्ट्रिक्ट ईच डिवीजन, टीपीएम टीपीएम एरिया वाइज, टीपीडी पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। ये 3 याद रखोगे आपका काम चल जाएगा। ऐसे तो एक ही याद रखोगे तो काम चल जाएगा, अगर पूछना भी होगा तो पहला लार्जेस्ट पूछेगा और पॉपुलेशन वाइज पूछेगा तो वो भी, उससे भी काम चला जाएगा। लेकिन स्टिल भी 3 हम रिस्क नहीं लेंगे, हम 3 याद रखेंगे ताकि चीजें हमें अच्छे तरीके से रिमाइंडर और क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाए तो हमें याद रहेगा। अब हम पटना डिवीजन चलते हैं। पटना डिवीजन याद करने के लिए हमने पटना के लिए एक नेमोनिक्स बनाया था हमने, ठीक है, बनाया था नेमोनिक्स। ऑब्वियसली दैट इज पी आर। तो पी से पटना, पी से पटना, एन से नालंदा, ठीक है। पी से पटना, एन से नालंदा, बी से भोजपुर और बी से बक्सर, के से कैमूर, आर से रोहतास, ठीक है। हो गया पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर रोहतास। पी एन बी स्क्वायर के आर। तो इसका पटना डिवीजन का पटना हेडक्वार्टर है और ये 9 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। इसके लिए भी हमने एक नेमोनिक्स याद किया था। क्या नेमोनिक्स था आप बताएं मुझे, भूलना नहीं है दोस्तों, एकदम नहीं भूलना है। सवासा बे ए स्क्वायर जे नाला, ठीक है। सवासा बे ए स्क्वायर जे नाला, इसको हमने मैप के थ्रू भी देखा था। मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, मैप के थ्रू भी देखा था। देखिए ये पटना था हमारा, रफ फिगर पटना का ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एस से सारण, सावासा, वी से वैशाली, फिर एस से समस्तीपुर और बी से बेगूसराय, ऐसे स्टार्ट हुआ था। और ए स्क्वायर जे नाला, तो पहला ए से आरा मतलब भोजपुर, आरा भोजपुर में ही है। फिर
ए से एक और ए स्क्वायर, तो ए और आ जाएगा, तो ए से अरवल, अरवल, फिर जे नाला, जे से जहानाबाद, जहानाबाद, और नाला, एन ए से नालंदा, नालंदा, और एल ए से लखीसराय, लखीसराय। अब हम मैप भी अच्छे तरीके से समझ गए और उसके चारों ओर जितने भी डिस्ट्रिक्ट से भी पटना के आगे और हम देख लिए ना, सवासा बे, सवासा बे, ए स्क्वायर जे नाला, ये दिमाग में एकदम ध्यान में रट लो। 64th बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एकदम हम रिस्क ले ही नहीं सकते हैं कि हमें याद होना ही चाहिए। अब देखिए कि कैपिटल सिटी पटना का और भी क्या क्या नाम था, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अब पाटलीग्राम, अजीमाबाद, और उदाइन जो थे, उदाइन एक रूलर थे जिन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था अपना राजगीर से पटना। ठीक है, अभी मैं थोड़ा इसका रिवाइज करवाता हूँ आपको। आप बताओ मुझे कि उदाइन जो थे किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और कौन सा एम्पायर इनके अंडर में था। चलिए हम महाजनपदास पढ़ते हैं, तो महाजनपदास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे एक्सपेंडेड रीजन में मगध एम्पायर था, मगध एम्पायर था। ठीक है, मगध एम्पायर, उसमें से पहला डायनेस्टी जो मगध एम्पायर को स्टैब्लिश की थी उसका नाम था हरियंका डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी। इसमें जो पहले हरियंका डायनेस्टी में जो रूलर था बिंबिसार, दूसरे थे आपके अजात शत्रु, और तीसरा जो थे वो थे उदाइन, उदाइन। तो मगध एम्पायर का पहला जो कैपिटल था मगध एम्पायर का, वो था आपका राजगृहा, जो राजगीर आजकल के आज प्रेजेंटली फेमस है, राजगृहा। ठीक है, राजगृहा फेमस था। उसके बाद तो फिर जब उदाइन आया तो उसने कैपिटल शिफ्ट करके पटना कर दिया, पटना कर दिया। ठीक है, उसने कैपिटल शिफ्ट करके पटना कर दिया। तो उसी के टाइम पे, उदाइन के टाइम पे, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी मैं साथ में रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको चीजों को बेहतर तरीके से याद रहे और भूलो ना। आज एक मतलब जैसे कभी क्रोनोलॉजी में, हिस्ट्री का यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि क्रोनोलॉजी से चीजें याद रहती है। कभी कभी किंग का नाम दे करके बोलता है कि क्रोनोलॉजी में सेट करे, स्टेट पीसेस में ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो एक मैं नेमोनिक बता दे रहा हूँ ताकि चीजें याद रहे आपको। ठीक है, अब जब आया है तो मैं बता दे रहा हूँ, बापू का हाथ, बापू का हाथ, बापू का हाथ। अब जैसे देखिए इसमें क्या होगा, पहला होगा बिंबिसार, बी से बिंबिसार या बिंबिसारा जो भी बोलते हैं इनको, ए से अशोका, पी से प्रसन्नजीत, यू से उदय सेन, उदाइन नहीं है उदय सेन है, के से कनिष्का, के से, ये के से, और एच ए से हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन। तो बापू का हाथ से याद रखिएगा इसका नेमोनिक से कि कौन से किंग किसके बाद में आए, तो ये चीजें ध्यान में रहती है। ठीक है, दिमाग में रखना है एकदम। तो ये हमने देख लिया कि हरियंका डायनेस्टी के जो उदाइन थे, उदाइन के टाइम पे ही पटना शिफ्ट हुआ था कैपिटल। ठीक है, पटना शिफ्ट हुआ था कैपिटल। हम हिस्ट्री हम याद करते चलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री एक एक करके। ठीक है, तो ये थोड़ा लेक्चर लंबा होने वाला है, 2 पार्ट में करेंगे हम। ठीक है, ध्यान में रहे आपको। चलिए नेक्स्ट, कुम्हरार, इसका स्पेसिफिक फीचर्स देख रहे हैं। कुम्हरार, कुम्हरार पैलेस है। जब हम मेंस का तैयारी करेंगे, हम मेंस के प्रिपरेशन में चलेंगे, तो मौर्यन आर्किटेक्चर से भर भर के रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं मौर्यन आर्किटेक्चर से। तो मौर्यन आर्किटेक्चर में, मौर्यन आर्किटेक्चर में 2 पार्ट में डिवाइडेड है चीजें। पहला है कोर्ट आर्ट, दूसरा है फोक आर्ट। डिफरेंस यही है कि कोर्ट आर्ट जो होता है पैट्रोनाइज्ड बाय द किंग, फोक आर्ट इज नॉट पैट्रोनाइज्ड बाय एनी किंग, इट हैज बीन स्टार्टेड बाय द इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस। अपने आप इंडिविजुअली जो प्रजा स्टार्ट करती है उसको फोक आर्ट बोलते हैं। ये कोर्ट आर्ट है जो पैट्रोनाइज्ड बाय द किंग होता है। इसके 4 पार्ट्स होते थे, पैलेसेस है, स्तूपा है, पिलर्स हैं, स्कल्पचर्स है। ये 4 पार्ट हैं। इसमें से हम पैलेसेस जब पढ़ेंगे तो कुम्हरार पैलेस, कुम्हरार जो पैलेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही कुम्हरार पैलेस पटना में पाया जाता है। कुम्हरार 8 पिलर्ड हॉल है, फाउंड इन द 1913, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और फर्स्ट जैन काउंसिल यही हुआ है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और जैन काउंसिल यही हुआ है, तो ये ध्यान आपको रखना है। चलिए अब हम क्योंकि बुद्धिस्ट काउंसिल आया है तो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी थोड़ा चीजें हम एक बार रिमाइंड करवा देता हूं मैं। इस तरीके से होलिस्टिकली पढ़ने से ये चीजें होगी ना कि हमें साथ में एंशिएंट हिस्ट्री भी रिवीजन करते चल रहे हैं। तो मैं बस एक लाइन में, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट, ऐसे बुद्धिज्म जैनिज्म में मैं जब कवर करवाऊंगा आपको तो उस समय हम डीपली पढ़ेंगे चीजों के बारे में, लेकिन स्टिल अभी आया है तो मैं चीजों को करवा देना चाहता हूँ।
बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, आपने पढ़ा है। और ये बिहार के संदर्भ में बुद्धिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया। यहाँ पे टाइम पीरियड का हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे, टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए ध्यान में। टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद हम डायनेस्टी देखेंगे, उस समय कौन सा डायनेस्टी था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ वेन्यू कहाँ पे हुआ था, वेन्यू या प्लेस बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम चेयरमैन देखेंगे कि उस समय चेयरमैन कौन थे उस पर्टिकुलर बुद्धिस्ट काउंसिल के, ठीक है। पैट्रोनेज किंग कौन था, पैट्रोनेज किंग जो उस समय पैट्रोनेज किंग था, डायनेस्टी में भी तो हम शामिल देखेंगे पैट्रोनेज किंग कौन था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिजल्ट क्या रहा उस बुद्धिस्ट काउंसिल का, ठीक है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे ताकि हमें चीजें याद रहे, ठीक है। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ है, इसका टाइम पीरियड है आपका 483 बीसी, 483 बीसी, ठीक है। और इस टाइम पे जो डायनेस्टी था वो था हरियंका डायनेस्टी। और ये कहाँ हुआ है सबसे पहले, देख जो आपने सतपर्णी केव करते हैं, सतपर्णी गुहा केव कहते हैं, ठीक है, गुहा केव। और ये था कहाँ, राजगृहा में, राजगृहा। जो अभी हम फर्स्ट कैपिटल देख रहे हैं हरियंका डायनेस्टी का, मगध के टाइम पे वो राजगृहा ही था, इसलिए कैपिटल सिटी में ही हुआ था। चेयरमैन इसका महाकश्यपा, महाकश्यपा थे। इसके पैट्रोनिस किंग कौन थे, अजात शत्रु, अजात शत्रु हरियंका डायनेस्टी के सेकंड रूलर। और इस टाइम पे क्या हुआ था, विनायक त्रिपितकास, बुद्धिज्म में त्रिपितकास, त्रिपितकास है। पितकास क्या हुआ है, एक स्क्रिप्चर्स बुक है, बुद्धिस्ट का स्क्रिप्चर्स बुक है। जैसे हमारे हिंदुइज्म में गीता, वेद, ये सब स्क्रिप्चर्स बुक होते हैं ना, वैसे ही बुद्धिज्म का स्क्रिप्चर्स बुक है ये आपका त्रिपितकास। और त्रिपितकास में 2 पितकास को कोडिफाई किया गया था, 2 पितकास को कोडिफाई किया गया था। पहला था विनाया पितका, विनाया पितका, और दूसरा था सुत्त पितका, सुत्त पितका, सुत्त पितका, विनाया पितका बाय उपाली। ये एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं पीवाईक्यूज में पूछा गया है, पूछा जाएगा। तो ये 4 जो चीज 10, चाहे इसके लिए हमें 5 मिनट लगे, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी आया है, तो इस चीज को रिलेट करके आप, और ये आनंदा, उपाली, विनाया पितका, सुत्ता पितका। अब आप बोलोगे कि सर पितका क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। त्रिपितका तो आपको समझा दिया हूँ कि है क्या, ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है। तो इसमें 3 पितकास आए हैं, विनाया पितका, सुत्ता पितका, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुए। और लास्ट जो अभिधम्म पितका, अभिधम्म पितका, ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जब अशोका के टाइम पे हुआ था तब इसको कोडिफाई किया गया था। लेकिन स्टिल यहाँ मैं मतलब बता देता हूँ कि दोनों का, तीनों का मतलब क्या क्या है। सुत्ता पितका, सुत्ता पितका जो है वो होता है मोनास्टिक रूल्स। जैसे भी जो भी मोनास्ट्री, जो मॉन्क है, उनमें रूल्स एंड डिसिप्लिन क्या होंगे अमोंग, उन कौन से डिसिप्लिन को फॉलो करना है, उस सुत्ता पितका में दिया हुआ है, सुत्ता पितका में दिया हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, ये विनाया पितका का है। और सुत्ता पितका जो है आपका जनरल डिस्कोर्स है, जनरल डिस्कोर्स, जनरल डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, जनरल डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा। मोनास्टिक वाला जो दिया हुआ विनाया पितका में, और आपको सुत्ता पितका और विनाया पितका हमने अभी देखा। विनाया पितका किसने किया है, विनाया पितका किया है आपके उपाली ने, और सुत्ता पितका किया है आनंदा ने। तो आनंदा सुत्ता वो जनरल डिस्कोर्स ऑफ द बुद्धिस्ट, जो सरमन्स ऑफ बुद्धा हैं, जिनको सरमन्स, जितने उनके ज्ञान है, सरमन्स दिया गया है, वो दिया हुआ है सुत्ता पितका। विनाया पितका में मोनास्टिक रूल्स एंड डिसिप्लिन है। अभिधम्म पितका जो फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म है वो उसमें है, ठीक है। ये 3 चीज याद रखेंगे हम, ठीक है। तो 2 का कोडिफिकेशन आपके फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल चल रहे हैं हम। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका हुआ है अराउंड 383 बीसी में, 383 बीसी में। और इस समय जो डायनेस्टी था वो शिशुनाग डायनेस्टी था। शिशुनाग डायनेस्टी मतलब हरियंका डायनेस्टी के बाद मगध एम्पायर में शिशुनाग डायनेस्टी हुआ। शिशुनाग ही उसके संस्थापक थे। उसके बाद काल अशोका आए, तो काल अशोका उसके पैट्रोनेज किंग के टाइम पे हुआ था, काल अशोका, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, वैशाली में, याद रखना है, वैशाली में, ठीक है। और इसके जो सबक कम्मी जो थे, इसके चेयरमैन थे सबक कम्मी। और इस पर्टिकुलर रिजल्ट क्या रहा इस बुद्धिस्ट काउंसिल का, तो जो बुद्धा ऑर्डर था, जो बुद्धिस्ट ऑर्डर था वो सेक्ट में बढ़ गया, 2 सेक्ट में बढ़ा था, स्थारवादिन्स, स्थारवादिन्स, ठीक है। ये पूछा गया है यूपीएससी के पीवाईक्यूज में भी पूछा गया कि स्थारवादीन किससे रिलेटेड है,
तो आपको जब स्थारवादीन से देखोगे तो आप बुद्धिज्म है, ये आगे जाके थेरावाड़ा बुद्धिज्म सेक्ट बना, स्थारवादीन वही था। और महासंघिकास, महासंघिकास, महासंघिकास जो हीनयाना और महायाना में हुआ था, तो असल जो एक एक्चुअल बुद्धिज्म का जो प्योरली कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है वो महासंघिकास थे। ठीक है, तो ये दो सेक्ट में बटा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल चलते हैं हम, ये अराउंड हुआ 250 बीसीज में। ठीक है, और ऑब्वियसली ये अशोका के पीरियड में हुआ, तो मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर। और ये पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे मोगालीपुट्टा तिस्सा, मोगालीपुट्टा तिस्सा, और ये अशोक के टाइम पे हुआ था। ठीक है, मौर्यन एम्पायर। और इस पर्टिकुलर में कोडिफिकेशन हुआ अभिधम्म पिटका, लास्ट पिटका जो बचा, अभिधम्म पिटका का, अभिधम्म पिटका का कोडिफिकेशन हुआ। क्या था अभिधम्म पिटका? ये फिलॉसफी ऑफ द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का जो फिलॉसफी है उसके पीछे, जिसमें 8 फोल्ड पाथ्स हैं, ये सब जितने भी चीज हैं उसको कोडिफाई किया गया इधर। ठीक है, लास्ट जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है ये अराउंड हुआ था 72 एडी में। ठीक है, ये फर्स्ट सेंचुरी एडी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये कुशाना, कुशाना डायनेस्टी था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, स्पेसिफिक कुंडाल वन करके एक जगह था कश्मीर में, वहीं पे हुआ था। ठीक है, और इसके दो, एक चेयरमैन थे, एक डेप्यूटी चेयरमैन थे। वसुमित्रा जो थे, वसुमित्रा जो थे वो चेयरमैन थे, और अश्वघोषा जो थे वो डेप्यूटी चेयरमैन थे। और जो रूलर था उस समय वो कनिष्का था, कनिष्का, कुषाण डायनेस्टी, कनिष्का। तीन तीन जो था बुद्धिस्ट काउंसिल वो बिहार में हुआ, एकमात्र जो हुआ वो वो आपको कश्मीर में हुआ, और वो कनिष्का था। इसी से, क्योंकि एक हुआ तो इसी से देखते हैं कुछ स्तूपा, जो कुछ स्क्रिप्चर्स तो जो बुद्धि थे वो खरोस्ती स्क्रिप्ट से इंस्पायर हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा नॉर्दर्न साइड चला गया था। ठीक है, और बाकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, हिस्ट्री इतनी खूबसूरत है ना चीजें, ये कि आप अगर चीजों को जानते हो तो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। और इसी में डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म हुआ, बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ किसमें? हीनयाना और महायाना, ग्रेटर विल और लेसर विल। ठीक है, और महायाना में और हीनयाना में डिफरेंस हुआ। महायान और ग्रेटर विल में हम स्टैचू का पूजा करते हैं, हीनयान में नहीं करते हैं। यही 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया। आपका रिवीजन इसी के साथ हो गया ना, बस यही करना है, हमें पढ़ते जाना है, चीजों को याद करते रहना है। देखिए बर्थ, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई पटना में। फर्स्ट, अभी हमने देख लिया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, फर्स्ट जैन काउंसिल भी हुआ। बर्थ प्लेस ऑफ 10th सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यही है, और पटना साहिब गुरुद्वारा भी इसी के वजह से वहां है, बहुत फेमस है। मतलब उनके 10th गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो पटना से बिलोंग करते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। कंटेंट्स गोलघर, गोलघर है जॉन गास्टिन ने बनाया था 1786 में। तो गोलघर आप जाइएगा जब भी पटना, तो आप देखिएगा वहाँ गोलघर बहुत फेमस है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर, बाढ़ एक एरिया है वहां पे, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन 63rd बीपीएससी में पूछा जा चुका है, वो कहाँ है? वो भी पटना में है। पदरी की हवेली 1772 में बना, वो भी वही है। इस बिहार ओल्डेस्ट चर्च, पादरी की हवेली इस बिहार ओल्डेस्ट चर्च, 68th बीपीएससी में पूछ गया। तो सबसे जो पूछा गया तो उसको तो कुम्हरार पैलेस अगर पूछेगा तो सबसे आंख बंद करके कुम्हरार पैलेस पटना में है। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट पटना में है। बिहार का ओल्डेस्ट चर्च जिसको पादरी की हवेली बोलते हैं 1772 में बना है, वो भी पटना में है। ये पटना से इतना चीजें याद रहेगी, बूंद दिन इनफ है, बाकी करंट अफेयर्स वाला सेक्शन हम देखेंगे। फिर नालंदा चलते हैं, पटना से अलग होकर बना है, इसका हेडक्वार्टर बिहार शरीफ में है और हिलसा राजगीर में। ठीक है, राजगृह गिरिविराज जो है फर्स्ट मगध कैपिटल है, नालंदा में ही राजगृह है। ठीक है, नालंदा महावीरा यूनेस्को वर्ल्ड है, पहला वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका, सेकंड वर्ल्ड यूनेस्को नालंदा बस विश्वविद्यालय का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला था उसी को नालंदा महावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में घोषित किया गया। इससे पहले एकमात्र ही था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिहार में, महाबोधि टेम्पल, बुद्धिज्म वाला, आपको पता। और ये किसके द्वारा बनाया गया था नालंदा महावीरा? नालंदा विश्वविद्यालय, कुमार गुप्ता वन, गुप्ता एम्पायर का कुमार गुप्ता वन ने बनाया था नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व शांति स्तूपा भी नालंदा में है, पंत वन्य प्राणी सेंचुरी भी आपका नालंदा में है, तो यह ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने कलेक्ट करके लाया हूं आपके लिए, तो ये ध्यान में ही रखना है। भोजपुर आ गया, शाहबाद से अलग होकर के बना था। ठीक है, देखिए एक बिहार में एक बहुत बड़ा फेमस ये चलता है दोहा, या जो बोल लीजिए स्लैंग चलता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मतलब जो अपने स्थिति के अपने सर्कमस्टांसेस को देखते नहीं है और जरूरत से ज्यादा खर्चीला होते हैं, तो ये असल उनके बड़े, जो उनके घर में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मतलब तुम राजा भोज तो जैसा अमीर तो है नहीं, और तुम है गंगू तेली, तो तुम इतना खर्चा
मत करो। तो वहीं से राजा भोज से ही भोजपुर इला उनका जिला का नाम पड़ा। ठीक है, तो वो फेमस है, परमारा किंग को राजा भोज बोला जाता था। ठीक है, बिहिया फेमस है इसके प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, भोजपुर में ही है बिहिया। ठीक है, याद रखिएगा, बिहिया प्लास्टिक भोजपुर, बी से बिहिया, बी से भोजपुर। जगदीशपुर बहुत फेमस जगह है हमारा 1857 का, क्योंकि 1857 के क्रांति के लिए वीर कुंवर सिंह जो थे वो बहुत अपनी आखिरी लड़ाई तक लड़े थे। वो जगदीशपुर से ही बिलोंग करते थे। और सचिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, मीरा कुमार, जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार जो पहली महिला स्पीकर रही है हमारे देश की, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, उनका पिताजी जगजीवन राम दोनों यहीं से बिलोंग करते थे, भोजपुर से। सचिदानंद सिन्हा भी यहीं से बिलोंग करते थे। आप वन ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर सचिदानंद सिन्हा एंड द फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर बिकमिंग द परमानेंट स्पीकर। परमानेंट चेयर बनने से पहले पहला फर्स्ट चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सचिदानंद सिन्हा ही थे। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं आपका परमानेंट चेयरमैन। ठीक है, अब बक्सर चलते हैं। बक्सर को भोजपुर से अलग करके 1991 में बनाया गया, और बक्सर से ही गंगा नदी इंटर करती है, ये ध्यान में रखना है, बक्सर से ही। और कौन सी जगह पे? चौसा में। चौसा में इंपॉर्टेंट है सबसे। अब चौसा से हम थोड़ा 2-3 चीजें याद रखेंगे। बैटल ऑफ चौसा हुआ था। ठीक है, यही मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। बैटल ऑफ चौसा हुआ था। बैटल ऑफ चौसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चौसा से ही गंगा नदी इंटर करती है। पिछले बार पीवाईक्यूज में, इनफैक्ट बीपीएससी के पिछले 71st बीपीएससी में मुझे जहां तक याद आ रहा है पूछा गया है कि गंगा नदी इंटर बक्सर में कहाँ करती है, तो चौसा वाले एरिया में करती है। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं। चलिए इसको मैं अच्छे से आपको रिवाइज करवाता हूँ। बैटल ऑफ चौसा, यहाँ से कुछ कुछ बैटल हम देख लेंगे, क्योंकि 1539। इससे पहले अगर हम मुगल एम्पायर को रिवीजन करें तो 1526 में मुगल आते हैं, और मुगल जो पर्शियन बाबर जो था, बाबर लड़ता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी। लोदी डायनेस्टी था। लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, और बाबर जीत जाता है, और फिर मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट होता है। बाबर के बाद आता है हुमायूं। 1530 में हुमायूं आता है। ठीक है, 4 साल ही बाबर, और बाबर की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं आता है, उसका बेटा। और बैटल ऑफ चौसा हुमायूं वर्सेस किसका? सबसे इंपॉर्टेंट रूलर शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बीच में बैटल ऑफ चौसा होता है 1539, बक्सर में ही। बक्सर में ही कौन जीतता है? ऑब्वियसली शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी बहुत गंदे तरीके से हुमायूं को हराता है, और शेर शाह सूरी जीतता है। और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ट्रीटी साइन होती है, लेकिन फिर भी हुमायूं को था कि बदला लेना है, क्योंकि हुमायूं का वर्चस्व है ना, मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा, मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा। तो हुमायूं फिर लड़ता है शेर शाह सूरी से। फिर बैटल ऑफ कन्नौज होता है। बैटल ऑफ कन्नौज जस्ट 1 साल बाद 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होता है। ठीक है, और इसमें भी अगेन शेर शाह सूरी जीत जाता है। तो फिर से हुमायूं को यह समझ में आ जाता है कि मैं अभी इसके काबिल नहीं हूं कि मैं शेर शाह सूरी को हरा दूंगा। और हुमायूं इसी टाइम पे 15 साल का एग्जाइल ले लेता है। 15 साल का एग्जाइल ले लेता है, भाग करके यूपी वाले आसपास के एरिया में। ठीक है, 15 साल एग्जाइल होता है, और वो इंतजार करता है समय का कि कब शेर शाह सूरी कमजोर पड़े और मैं उस पर हमला करूं। तो फाइनली शेर शाह सूरी 15 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और 1555 में उनका बेटा शेर शाह सूरी का बेटा होता है, वो आता है, और उस पर सिकंदर शाह सूरी, जिसका नाम है सिकंदर शाह सूरी। और फिर हुमायूं इससे सिकंदर शाह सूरी से लड़ता है, और उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ सिरहिंद। ठीक है, 1555 में होता है, और हुमायूं हरा देता है सिकंदर शाह सूरी को, और फिर से मुगल एम्पायर रीस्टैब्लिश हो जाता है। तो ये इतिहास था। ठीक है, शेर शाह सूरी कितना। बैटल ऑफ चौसा हमने देखा। ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज देखा, बैटल ऑफ सिरहिंद देखा। ठीक है, तो ये तीनों बैटल्स होती है, और कैसे फिर से मुगल एम्पायर अपना खुद को रीस्टैब्लिश करता है हुमायूं, ये कहानी है। ठीक है, तो चौसा में बैटल ऑफ चौसा हुआ है। यहाँ से चीजें हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को भी रिवाइज कर लिया।
आपको ये अप्रोच अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जब जो चीज़ आती है ना, तो उस चीज़ को आप अब अगर इस सेक्शन को आप कभी भी पढ़ोगे बैटल ऑफ चौसा, तो आपके दिमाग में होगा कि बैटल ऑफ चौसा कब हुआ, किसके बीच हुआ, बैटल ऑफ चौसा का सक्सेसिव बैटल क्या था, बैटल ऑफ कन्नौज था, बैटल ऑफ कन्नौज के बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ सरहिंद था, तो 1539, 1540, 1555 दिमाग में ये चीज़ें रहेगी, और ये रहना ज़रूरी है। तभी हमको होलिस्टिकली इंटर कनेक्ट करके चीज़ों को जब पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, और हमको चीज़ों को पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। ठीक है, चलिए, तो बैटल ऑफ चौसा हमने देख लिया। अब बैटल ऑफ बक्सर भी आया है, तो बैटल ऑफ बक्सर को भी हम फिर से रिवाइज करेंगे। ऐसे ही मजा आना चाहिए पढ़ने में, बैटल ऑफ बक्सर को भी हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बात है, बैटल ऑफ पलासी होता है। ऐसे तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के कराते वक्त मैंने बताया है बैटल ऑफ पलासी, तो फिर से याद रखेंगे। 1757 23 जून 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है, बिटवीन सिराज उद दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उसके बाद चीज़ें आती हैं, मीर कासिम आ जाता है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम को समझ में आता है दस्तक का मिसयूज हो रहा है, मेरे पावर को इंटरफेयर कर जा रहा है, इंटरनल इंटरफेरेंस चल रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो मीर कासिम मिलता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से विथ मुगल एम्परर शाह आलम टूम। इन तीनों के साथ कंबाइंड फोर्सेस लड़ता है हेक्टर मुनरो, ब्रिटिशर्स के कमांडर के साथ हेक्टर मुनरो, और कंबाइंड फोर्सेस लड़ जाती है और हार जाती है ये कंबाइंड फोर्सेस। ठीक है, ये होता है तकरीबन। अब डेट भी आप मुझे बताओ कि बैटल ऑफ बक्सर का डेट क्या है। 22 अक्टूबर 1764, और ये बक्सर में ही होता है, भागीरथी नदी के सामने। भागीरथी नदी वही गंगा नदी के सामने। जब ये पूछा भी गया है कि विच द बैटल ऑफ बक्सर फॉट इन इंक्लोजिंग ऑफ द विच रिवर, मतलब इन फ्रंट ऑफ विच रिवर्स, तो ये आप याद रखना होगा गंगा नदी, और गंगा नदी भागीरथी नदी ही है। भागीरथी और अलकनंदा मिलता है तो गंगा नदी बनाता है, तो भागीरथी ऑप्शन में था। तो ये ध्यान में रखना है कि कभी कभी क्वेश्चंस घुमाने की कोशिश करता है। तो यही होता है 22 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। हमने बैटल ऑफ बक्सर भी रिवीजन कर गया, बैटल ऑफ पलासी भी हो गया इसी बीच में रिवीजन। ठीक है, चलिए, तो बैटल ऑफ चौसा हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। होम टू बिस्मिल्लाह खान, सहनाई बजाने वाले बहुत फेमस सहनाई वादक जो है बिस्मिल्लाह खान, यहीं से बिलोंग करते थे बक्सर में। और टेम्पल ऑफ देवी अहिल्या मंदिर अहिरौली में, बहुत बहुत प्राचीन मंदिर है। जब आप बक्सर घूमोगे तो देवी अहिल्या मंदिर भी बक्सर में है। रोहतास चलते हैं हम, शाहबाद से अलग होकर रोहतास को बनाए। राइस बाउल ऑफ बिहार है, कतरनी राइस यहाँ का बहुत फेमस है, और सबसे ज्यादा चावल की खेती और चावल का प्रोडक्शन आपका रोहतास में ही होता है। ये टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी जी का टॉम्ब भी आपका वहीं पाया जाता है। ठीक है, और डालमिया नगर सीमेंट फैक्ट्री भी वहीं पे है, डेहरी ऑनसोन कोल डिपो भी वहीं पे है, और दो बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल पाए जाते हैं, मंझार कुंड और धुआं कुंड। मंझार कुंड धुआं कुंड जब भी आएगा रोहतास में ध्यान रखना है। अब जैसे रोहतास और कैमूर वाली जगह में, अब जब हम बिहार का देखेंगे ना मैप, बिहार का मैप देखेंगे तो इस वाले रीजन में बहुत सारा वाटरफॉल पाए जाते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, विंध्या रेंज भी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, जहाँ प्लेट्यू रीजन होते हैं वहाँ वाटरफॉल होते ही होते हैं। अब झारखंड में हम जब देखेंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में लातेहार वाला रीजन पे लोध वाटरफॉल पाया जाता है। ये सब अलग अलग वाटरफॉल्स पाए जाते हैं जहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यूज है। ठीक उसी तरह से जब एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू जहाँ बिहार में फैला है, सदर्न रीजन ऑफ बिहार में, तो वहाँ कुछ कुछ वाटरफॉल पाए जाते हैं। रोहतास में हमने देखा मंझार कुंड, धुआं कुंड। ठीक है, ये आपके रोहतास में पाया जाता है। कैमूर रोहतास से अलग होकर बना है, बाल्थर सॉइल पाया जाता है कैमूर में, जो ज्वार और बाजरा की खेती के लिए बहुत फेमस है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका पाया जाता है कैमूर में। अब हम जब प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क देखेंगे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, उसमें सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड रीजन है आपका कैमूर वाला ही। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि एकमात्र नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, लेकिन उससे भी बड़ा है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखना है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, और कैमूर और रोहतास दोनों जिला में फैला हुआ है। अराउंड मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 1342 से लेकर के 1500 स्क्वायर किलोमीटर तक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैला हुआ है। और सेकंड टाइगर रिजर्व यहाँ घोषित हो चुका है, बनने वाला है, तो ये भी ध्यान रखना है। इससे पहले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एकमात्र टाइगर रिजर्व था बिहार में, अब कैमूर भी टाइगर रिजर्व बनने वाला है। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल पाया जाता है, करकट और तेल्हार। करकट तेल्हार, इससे पहले हमने पढ़ा मंझार कुंड और धुआं कुंड और करकट तेल्हार। तो अभी हमने 6 डिस्ट्रिक्ट बहुत होलिस्टिकली साथ में एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज करते हुए पढ़ा है। अब इसके हम अलग अलग पार्ट में, क्योंकि देखिए अब जल्दबाजी में मैं तुरंत आपको बता दूंगा तो चीजें बेहतर से समझ भी नहीं पाएगी, इंटरलिंकेज भी नहीं कर पाओगे, और जस्ट वो रैंडमली पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, और पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं। तो हमने 6 डिस्ट्रिक्ट को आप सोचो कितना होलिस्टिकली देखा हमने, यहाँ से चीजें आप भूल ही नहीं सकते हो। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लो और अपना नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, यहाँ से डन एंड डस्टेड है, हमें चीजें कवर हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिवीजन चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड स्टे
हैप्पी और अच्छे से पढ़ते रहिए, खुशी तरीके से और मज़े लेते हुए पढ़ाई कीजिए।